आज की कहानी हमें नेपाल से भेजी गई है। नीलिमा जो नेपाल के ही एक कुशमा नाम के गांव में रहती है। 25 अप्रैल 2019 इस दिन नीलिमा का बर्थडे था। सुबह सुबह अच्छी तरीके से नीलिमा तैयार होती है अपने स्कूल के लिए। वो स्कूल जाती है, पूरा दिन काफी बढ़िया निकलता है। शाम को नीलिमा के घर पे उसकी बर्थडे पार्टी थी, तो अपने कुछ खास दोस्तों को वो इनवाइट करती है, जिसके अंदर उसकी एक बेस्ट फ्रेंड भी होती है, दिव्या। सभी लोग शाम को इकट्ठा होते हैं और अच्छे से बर्थडे पार्टी एंजॉय करते हैं। अच्छे से नीलिमा का बर्थडे मनाने के बाद में तकरीबन 10 बज चुकी थी, तो उसके काफ़ी सारे दोस्त वहाँ से जा चुके थे। अब लास्ट में नीलिमा और उसकी दोस्त दिव्या, उसी के साथ में 2 उसके फ्रेंड रहते हैं, वो और वहाँ पे बच जाते हैं। रात काफ़ी हो चुकी थी दोस्तों, तो नीलिमा के पेरेंट्स ने कहा कि आज आप लोग यहीं पे रुक जाइए, कल सुबह चले जाना, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है और पहाड़ी इलाका है। तो यहाँ पे चारों बच्चे मान जाते हैं। रात काफ़ी हो चुकी थी, नींद किसी को नहीं आ रही थी, तो उन्हीं में से एक फ्रेंड बोलता है चलो कोई गेम खेलते हैं। आखिर में एक फ्रेंड बोलता है चलो अपन ट्रूथ या डेयर का गेम खेलते हैं। हाँ दोस्तों, ट्रूथ या डेयर एक ऐसा गेम जिसके अंदर जो बंदा भी हारता है, ठीक है, उसको पहले ये बताना पड़ता है कि वो ट्रुथ या फिर डेयर दोनों में से कोई एक चूज़ करना पड़ता है। अगर वो ट्रुथ चूज़ करता है तो सामने वाला बंदा जो भी उसको सवाल पूछता है बिल्कुल सच्चाई के साथ में उसे बताना पड़ता है। और अगर वो डेयर चूज़ करता है तो उसे जो भी टारगेट दिया जाता है उसे उस टारगेट को पूरा करना रहता है। तो नीलिमा जो है वो एक बोतल लेके आ जाती है, चारों दोस्त चारों तरफ बैठ जाते हैं और नीलिमा जो है बोतल को घुमाती है। अब यहाँ पे पहला जो बोतल का जो मुंह रहता है उसके एक फ्रेंड की तरफ जाता है, तो वो जो है ट्रुथ का ऑप्शन चूज़ किया होता है उसने, तो वो क्या हार जाता है। इसके बाद में उनसे क्वेश्चन किए जाते हैं, वो सच्चाई के साथ में उन्हें बताता है। इस तरीके से गेम जो है वो चल रहा होता है। यहाँ पे बात आती है दिव्या की। दिव्या ने डेयर चूज़ किया था, ठीक है, और जैसे वो नीलिमा ने बोतल घुमाई, बोतल का जो मुंह है वो दिव्या की तरफ चला जाता है। यानी कि यहाँ पर दिव्या की जो है वो हार चुकी है दिव्या, तो यहाँ पे उससे डेयर वाला कोई ना कोई एक काम करना रहेगा। अब इन चारों में से एक आकाश नाम का लड़का भी होता है। ये जो लड़का काफ़ी ज़्यादा शैतान होता है, मतलब उसे कुल मिला के ये है कि कुछ नया करना रहता है। अब आकाश जो है वो दिव्या को एक चैलेंज देता है, उसे माली कैफे के पास जाना होगा और 3 बार चिल्ला के बोलना होगा, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। एक्चुअली दोस्तों उस इलाके में जो माली कैफ़े है वो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा उस वक्त हॉन्टेड रहा था। हालांकि अभी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, वहाँ पे ज़मीन को बिल्कुल फ्लैट करके कुछ नया कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो चुका है। लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था दोस्तों कि वो इतना ख़तरनाक और भयंकर जो जगह होती थी, ठीक है, वहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा डरते थे। मतलब 8 बजे के बाद में वहाँ पे आना जाना बिल्कुल बंद हो चुका था। मतलब काफ़ी लोगों ने सुना था कि वहाँ पे अजीब अजीब सी आवाज़ें आती है, लेकिन एक्चुअली वहाँ पे कोई दिखता नहीं था। लेकिन कोई ठीक है, बातें हैं, 10 मुंह की 10 बातें होती है दोस्तों। अब यहाँ पर दिव्या काफ़ी डर चुकी थी, लेकिन उसने डेयर वाला ऑप्शन चूज़ कर लिया था। नीलिमा ने उसको काफ़ी रोका। नीलिमा ने आकाश को काफ़ी समझाया कि उसे इस तरीके का कोई टास्क ना दे, क्योंकि उसे पहले ही काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, तो कोई दूसरा टास्क उसको दे दे। लेकिन आकाश जो है वो अपनी बात पे टिका हुआ था कि नहीं, उसको करना है तो टास्क तो यही पूरा करना है। अब दिव्या को काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा था, लेकिन ठीक है, वो सोचती है कि मजबूती के साथ में खड़ी होकर मैं निकल जाऊंगी और जल्दी से वापस आके टास्क पूरा करके वापस आ जाऊंगी। अब चारों जनों जो है वो बाहर निकलते हैं। रात के तकरीबन 11 बज चुके थे। घर के बाहर निकल के वो अपनी सड़क को पकड़ते हैं और कैफ़े की तरफ निकल जाते हैं। कैफ़े से 100 मीटर पहले ही चारों जने रुक जाते हैं। वहीं पे आकाश बोलता है कि दिव्या तुम अब यहाँ से अकेले जाओ, कैफे के सामने जाके वहाँ पे तुम्हें 3 बार चिल्लाना होगा। नीलिमा फिर भी उनको काफ़ी ज़्यादा समझाती है कि यार ऐसा कोई टास्क नहीं लेते हैं, पता नहीं क्या कुछ गलत हो जाए यार। लेकिन आकाश जो है वो अपनी बात पे अड़ा हुआ था, मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था। दिव्या भी समझ चुकी थी कि आखिरकार उसे ये टास्क तो पूरा करना ही पड़ेगा। अब दिव्या जो है धीरे धीरे सड़क से कैफ़े की तरफ निकल जाती है। दिव्या को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, उसके पसीने छूट रहे थे, हाथ काँप रहे थे और उसे ऐसा लग रहा था कि लाइक उसे कोई देख रहा हो, उसका कोई पीछा कर रहा हो। अब दिव्या जो है वो माली कैफ़े के पास पहुंच जाती है। जैसे ही पहुंचती है वहाँ पर खड़ी रहती है। पहले वो चारों तरफ देखती है। जब उसे कोई नहीं दिखता तब वो खड़ी होके चिल्लाती है, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। दूर खड़े हुए ये तीनों लोग उसको देख रहे थे।
दिव्या 3 बार इन वर्ड को बोल चुकी थी, लेकिन उस वक्त जैसे क्या होता है 3 बार वर्ड बोलने के बाद में तुरंत दिव्या को वापस उन दोस्तों के पास आ जाना चाहिए था, लेकिन दिव्या उनके पास नहीं जाती है। दिव्या क्या करती है, अपने हाथ को इस तरीके से फैलाती है, ठीक है, और चारों तरफ घूमने लगती है। अब ये देख के तीनों दोस्तों का दिमाग खराब हो जाता कि आखिरकार ये कर क्या रही है, मतलब पागल हो गई क्या। एक तो हॉन्टेड जगह है और वहाँ पे रुकी हुई है और खेल रही है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये खेल कितना खतरनाक होने वाला है। 10-12 चक्कर काटने के बाद दिव्या को एक तरीके से होश में आता है, जैसे कि होता ना कि बेहोशी में कोई काम कर रहा हो, अचानक उसे होश आता है। वो देखती है कि यार वो उसी जगह पे खड़ी है, वो उसे काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगता है। भागती है वहाँ से, भागते भागते वो अपने दोस्तों के पास पहुँचती है और जल्दी से वापस नीलिमा के घर पहुँच जाते हैं। जैसे ही वो घर के अंदर पहुँचते हैं, तीनों दोस्त देखते हैं कि भाई दिव्या कांप रही है, पूरा शरीर जैसे कि वाइब्रेट कर रहा हो, पसीने से लथपथ। भाई तीनों का दिमाग खराब हो जाता है। आकाश सोचता कि यार ये टास्क अगर मैं नहीं देता तो शायद बढ़िया था, पता नहीं कुछ गलत हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब ठीक है, चारों जने सोने की सोचते हैं, वो चारों जनों जो है वो अपने अपने बिस्तर पे जाके सो जाते हैं। सुबह होते ही जैसे नीलिमा उठती है, वो देखती है कि दिव्या उसके बेड पे नहीं है, और जो दोनों दोस्त थे वो भी कुछ 5-7 मिनट बाद में वो भी उठ जाते हैं। वो अपनी मम्मा के पास जाती है। नीलिमा मम्मा को पूछती है कि मम्मा क्या हुआ, दिव्या कहाँ है। तब उसकी माँ बोलती है कि दिव्या तो बेटा वो जल्दी उठ गई थी, तकरीबन 6 बजे उठ गई और वो अपने घर पे चली गई है। तो मैंने उसको काफ़ी रोका था कि तुम चाय नाश्ता करके चले जाना बेटा, लेकिन वो नहीं मानी। अब नीलिमा सोचती हो सकता है दिव्या जो है हमसे नाराज़ हो गई हो, क्योंकि कल रात की जो बात है वो एक्चुअली पेरेंट्स को नहीं पता था कि कल रात को क्या हुआ। पेरेंट्स को लग रहा था ठीक है छोटे मोटे गेम खेले होंगे, उसके बाद में सो गए होंगे। अब नीलिमा सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, मैं एक काम करती हूँ, मैं स्कूल जाऊँगी तो वहाँ पे उसे सॉरी बोल दूँगी, उसे मना लूँगी। जैसे ही वो स्कूल पहुँचती है, पूरे स्कूल के अंदर ढूंढती है कि दिव्या कहाँ है। उसकी क्लास में जाती है, बाहर ग्राउंड में जाती है, काफ़ी जगह ढूंढती है, उसके काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स से भी पूछती है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता है। आखिरकार पूरे दिन ढूंढने के बाद में जैसे उसकी स्कूल ख़त्म होती है, वो वापस घर आ जाती है। फिर अगले दिन स्कूल जाती है, लेकिन दिव्या का कोई पता नहीं है। किसी से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था कि आखिरकार क्या हो रहा है। फिर उस दिन वो चूज़ करती है कि मैं दिव्या पता नहीं क्यों नहीं आ रही है, लेकिन मैं उससे बात करके रहूँगी। नीलिमा जो है वो स्टाफ रूम में जाती है, वहाँ से दिव्या के घर पे कॉल करती है। अब जैसे दिव्या के घर पे कॉल लगता है, कॉल को उसकी माँ उठाती है, दिव्या की माँ उठाती है, और नीलिमा जो उससे पूछती है कि आंटी दिव्या कहाँ है, काफ़ी 2 दिन हो गए वो स्कूल भी नहीं आ रही है, वो क्या हो गया, सब ठीक तो है। तब दिव्या की माँ बोलती है बेटा पता नहीं क्या हो गया, आपका जो बर्थडे था, बर्थडे से लौटने के बाद में ये पता नहीं अजीब सा व्यवहार कर रही है, और उसे काफ़ी ज़्यादा बुखार भी हो रहा है बेटा। वो कुछ खा भी नहीं रही है, पूरे दिन बस बिस्तर में पड़ी हुई है, बुखार अलग है, डॉक्टर का इंजेक्शन लगा रहे हैं लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा बेटा। क्या हुआ, कुछ हुआ था क्या उस दिन। नीलिमा काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या करे, क्योंकि जो बात उसने अपने खुद के पेरेंट्स को नहीं बताई, वो बात दिव्या के पेरेंट्स को वो कैसे बताए। क्योंकि उसे पता था कि अगर दिव्या के पेरेंट्स को पता चल गया तो पता नहीं वो लोग किस तरीके का व्यवहार करेंगे यार। वो सोचती है चलो ठीक है, काम करता हूँ, मैं आज दिव्या से मिलने जाती हूँ। जैसे ही नीलिमा के स्कूल छूटने का टाइम होता है, तभी उसके पास एक टीचर आती है, बोलती है कि आज जो है हमारे 2 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास रहेगी, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो 2 घंटे बाद में आप लोगों की छुट्टी होगी। अब नीलिमा सोचती है मुझे तो आज दिव्या के पास जाना था, लेकिन अब क्या करें, एक्स्ट्रा क्लास है वो भी ज्वाइन करना ज़रूरी है। नीलिमा जो है काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो चुकी है, क्योंकि स्कूल टाइम से 2 घंटे लेट थी वो। ठीक है भाई, नीलिमा घर पे चली जाती है और सेम प्रोसेस के साथ में अगले दिन वापस स्कूल आती है, और आज भी दिव्या स्कूल नहीं आई थी।
जैसे स्कूल ख़त्म होता है, नीलिमा जो है वो दिव्या के घर पहुंच जाती है। डोरबेल बजाती है, उसकी माँ गेट खोलती है और अंदर जाके बैठती है। दिव्या की माँ बोलती है पता नहीं बेटा क्या हो गया है इसको, ये देखो पूरा दिन भर बिस्तर पे पड़ी हुई है, मतलब उठने का कोई नाम नहीं है, ना खाना खाना है, मतलब खाना खाएगी भी तो 1-2 कुएँ खाएगी, उसके बाद छोड़ देगी वो। और इसका शरीर आज 3 दिन हो चुके हैं बेटा, ये पूरा तप रहा है, मतलब उसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। नीलिमा जो है उसके रूम में जाती है। जैसे रूम में जाती है वो देखती है कि दिव्या जो है वो अपने बेड पे लेटी हुई है और रूम में अजीब सी बदबू आ रही है। जैसे कि आपने देखा होगा, कोई अगर कपड़ा आपने पानी के अंदर भिगोया हुआ है, ठीक है, और वो जो कपड़ा है काफ़ी दिन तक वो भीगा हुआ ही रहता, तो जो बदबू आती है उस कपड़े में से, कुछ इस तरीके की स्मेल पूरे रूम में थी। वो रूम में जाती है, वहाँ से खिड़की को खोलती है कि क्या हो गया, ऐसी स्मेल क्यों आ रही है और तुझे क्या हो गया, तू इस तरीके से क्यों व्यवहार कर रही है। आंटी बोल रही है तू खाना नहीं खाती है और बिस्तर पे पड़ी हुई है, तुझे बुखार भी आ रहा है। दिव्या कोई रिप्लाई नहीं देती है, वो सोई हुई है और एक ही नज़र से उससे देखे जा रही है। भाई नीलिमा काफ़ी सवाल पूछती है उससे, काफ़ी बोलने की कोशिश करती है, कोई रिप्लाई नहीं आता। फिर कुछ देर बैठने के बाद में नीलिमा उसे बाय कहती है और फिर वो अपने घर पे निकल जाती है। अगले दिन सुबह सुबह जब नीलिमा स्कूल के लिए तैयार होती है और निकलने ही वाली होती है कि तभी उसको दिव्या का फ़ोन आता है। दिव्या बोलती है मुझे तुझसे मिलना है। अब यहाँ पे नीलिमा सोचती है कि यार लगता है वो ठीक हो गई है, तो नीलिमा कहते हैं ठीक है, मैं स्कूल से छूटते ही मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊँगी और अपन दोनों अच्छे से बातें करेंगे। फिर नीलिमा स्कूल चली जाती। स्कूल से छूटने के बाद वो दिव्या के घर पे चली जाती। अब यहाँ पे दोस्तों बहुत ही अजीब स्टैंड होने वाला है, क्योंकि जैसे नीलिमा दिव्या के घर पे पहुँचती है, अब जैसे नीलिमा आगे बढ़ती है वो देखती है कि जो दिव्या है वो सोफे पे बैठी है, उसके सामने टीवी चल रहा है। नीलिमा उसके पास जाके बैठी हुई है और नीलिमा जो है वो जैसे टीवी में देखती है कि भाई दिव्या जो है एक हॉन्टेड मूवी देख रही है। मतलब एक ऐसी लड़की जिसको भूत का नाम लेते ही फट पड़ती थी कि यार, मतलब इसको डर के मारे कांपने लगती थी, वो आज हॉन्टेड मूवी देख रही है। तभी दिव्या जो है नीलिमा को बोलती है थैंक यू जो तूने इसे मेरे पास भेजा, और एक हल्की सी मुस्कुराहट देती है। ये सुनते ही नीलिमा की दिमाग खराब हो जाती है कि भाई ये क्या बोल रही है, मैंने किसको भेजा, कहाँ भेजा। और उस वक्त एक्चुअली नीलिमा जो है वो नोटिस करती है कि जो दिव्या की आवाज़ है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क हो चुकी है। उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये हो क्या, आवाज़ क्यों चेंज हो गई। वो सोफे से उठ जाती है और दिव्या की तरफ देखती थी। दिव्या जो है एक ही नज़र से उसकी तरफ देखी जा रही है, वो उसके चेहरे पे अजीब सी हंसी थी। अब जैसे नीलिमा पीछे मुड़ती है, वो जाने लगती है, तभी दिव्या अचानक, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पेस था, तकरीबन 10 फीट का स्पेस था यार। जैसे ही नीलिमा पीछे मुड़ी और जैसे एक कदम आगे बढ़ाने वाली होती है कि पीछे से दिव्या अचानक आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। मुड़ते ही 1 सेकंड में पता नहीं 10 फीट को कैसे कैप्चर कर लिया यार उसने। अब यहाँ पे नीलिमा जो है उससे पूछती है कि छोड़ दो मुझे, कौन हो तुम, मेरी दोस्त कहाँ है, दिव्या कहाँ है। तब नीलिमा जो है उसके पास आती है, उसके कान के पास। और कान के पास आने के बाद में जो वो बोलती है वो सुन के नीलिमा की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि वो तुरंत वहाँ से भाग गई। दिव्या ने नीलिमा के कान में कहा मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगी, इसे खा जाऊंगी। भाई नीलिमा जो है वहाँ से भागती है, अपने घर पे पहुँचती है। भाई वो इतनी ज़्यादा डर चुकी थी कि उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। अब ये चीज़ उसके पेरेंट्स ने भी नोटिस की, वो उसके पास जाते हैं, क्या हो बेटा इतने डरे हुए क्यों हो। अब नीलिमा सोचती है कि भाई चुप रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसके बारे में दिव्या के पेरेंट्स को भी नहीं पता है कि दिव्या के अंदर कोई और है। वो जो भी सच्चाई थी
वो अपने मम्मी पापा को बता देते कि उस दिन ऐसा ऐसा हुआ था, हम लोगों ने इस तरीके से गेम खेला और दिव्या को जो उस हॉन्टेड कैफ़े के पास भेजा था। उसके बाद से इतने इतने चेंजेस आ रहे हैं और आज उसने ये कहा। नीलिमा के पेरेंट्स का दिमाग ख़राब हो जाता है कि यार ये इतना कुछ हो गया और उसने बताया नहीं। फिर नीलिमा के पेरेंट्स जो है वो फैसला करते हैं कि भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उनकी जान पहचान में एक गुरुजी होते हैं जो इस तरीके की नॉलेज रखते हैं। वो उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि गुरुजी इस तरीके का एक कांड हो चुका है जिसकी गिरफ्त में एक बच्ची आ चुकी है और काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से हो रहा है, इस तरीके के वो वर्ड बोल रही है। गुरुजी समझ चुके थे क्योंकि उस कैफ़े के बारे में वो जानते थे और कैफ़े के बारे में अच्छी खासी रिसर्च भी उन्होंने कर रखी थी। उस बच्ची को तुम्हें किसी न किसी तरीके से महादेव का जो मंदिर है, पशुपतिनाथ मंदिर है नेपाल के अंदर, वहाँ पे एक झरना है दोस्तों, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जो गोमुख जैसा एक झरना है जहाँ पे बहुत सारे जानवरों के मुंह टाइप के लगे हों, उनके मुंह से वो पानी निकल रहा है, ठीक है। उसे वहाँ लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। उसे उस पानी के अंदर नहलाना पड़ेगा, तभी जाकर इस चीज़ का निवारण होगा। अब यहाँ नीलिमा के जो पेरेंट्स है वो सोचता कि यार ये तो करना ही पड़ेगा। वो जल्दी से दिव्या के घर पे चले जाते हैं। दिव्या के पेरेंट्स को सब कुछ बता देते हैं भाई कि इस तरीके से ये बात हुई थी और आज ये जो हालत है वो इस वजह से है। अब दिव्या के पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं क्योंकि वो भी उन नोटिस कर रहे थे कि यार काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं, आवाज़ चेंज हो रही है, उसका व्यवहार चेंज हो रहा है, तो कहीं ना कुछ गड़बड़ है। तो भाई दिव्या के जो पेरेंट्स है वो जल्दी से एक कार बुक करते हैं और दोनों फैमिली जो है पशुपतिनाथ मंदिर की तरफ निकल जाती है। और वहाँ पे पहुँचना इतना आसान नहीं था दोस्तों। अब दिव्या की जो कार थी जिसमें वो बैठी थी वो आगे थी और नीलिमा की जो कार है वो पीछे थी, ठीक है, ताकि कुछ भी ऐसा कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो लोग सपोर्ट कर सके। अब जो दिव्या की कार थी वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में थी, लेकिन अचानक ड्राइवर को महसूस होता है कि उसकी कार पे काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ रहा है। मतलब जो स्पीड काफ़ी अच्छी खासी स्पीड थी, 4th गियर में भी स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी थी। काफ़ी ज़्यादा रेस देने के बाद में भी कार जो है वो आगे नहीं बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस कार में बहुत ज़्यादा वेट आ चुका है, कोई कार को रोकने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे उसको समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। ड्राइवर कार को रोकता है, चारों तरफ के टायर को चेक करता है कि हो सकता है कोई टायर अगर पंचर हो गया, हवा निकल गई तो इसकी वजह से हो रहा है। टायर बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। बस एक चीज़ को नोटिस कर रहा था कि टायर जो है काफ़ी ज़्यादा दबे हुए थे। वापस कार में बैठता है, कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। यहाँ पे कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन कार जो वो स्टार्ट नहीं होती। काफ़ी कोशिश करता है, बार बार गियर बदलता है, चौक लगाता है। उससे को समझ में नहीं आता कि भाई कार अभी जस्ट मैंने बंद की, अचानक क्या हो गया। वो उठता है, बाहर निकलता है, आगे का जो इंजन बॉक्स होता है उसे खोलता है, कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे दोस्तों ये है कि जो हाईवे पे वो लोग खड़े थे वहाँ से जो मंदिर का रास्ता है वो ज़्यादा दूर तो नहीं था। घर वाले सोचते हैं कि चलो एक काम करते हैं, इसको अपन पैदल ही लेके चलते हैं। तो भाई तीनों जने वो बाहर निकल जाते हैं। पीछे जो कार थी नीलिमा की वो भी पेरेंट्स बाहर निकल जाते हैं। वो जो सभी लोग जो है वो नीलिमा को पकड़ते हुए लेके जा रहे हैं। अब भाई जैसे जैसे नीलिमा आगे बढ़ रही है उसका व्यवहार चेंज हो रहा है, वो अजीब सी आवाज़ें निकाल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई आदमी उसके अंदर हो, मतलब ऐसा लग रहा था उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा भारी हो गई है और वो जाना नहीं चाहती वहाँ पे। लोग जो है उसे पकड़ के खींचते हुए लेके जा रहे हैं। भाई थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद में नीलिमा जो है एकदम रुक जाती है और अजीब सी आवाज़ में बोलती है कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ पे, तुम्हें जाना तो तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। भाई ये सब सुन के उनको पता चल जाता है, भाई इसको पता चल चुका है कि हम लोग क्या करने वाले हैं। भाई सभी जने उसको अच्छे से पकड़े हुए हैं, वो खींचते हैं, लेकिन वो इतने मतलब दिव्या के फादर थे, नीलिमा के फादर थे, नीलिमा की माँ और दिव्या की माँ,
4 जने उसको पकड़ के खींच रहे हैं, लेकिन उसके अंदर इतनी पावर है कि वो उनसे नहीं खिंचा रही है यार। मतलब उस वक्त का जो सीन अगर आपके पास रियल में होता, लाइक मैं क्या कह रहा हूँ, आप कांप जाते। काफ़ी कोशिश की लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब यहाँ पे जो नीलिमा है उसे याद आता है कि जिस वक्त वो गुरुजी के पास गई थी, ठीक है, गुरुजी ने उसे एक कपड़ा दिया था जिस पे कुछ वर्ड लिखे हुए, जैसे ओम भी उस पर छपा हुआ है, ठीक है, वो दिया था। उसने सोचा कि यार एक बार इसको डाल के देखते हैं, क्या पता नीलिमा थोड़ी सही हो जाए, ठीक है। तो जल्दी से कार के पास जाती है, भाग के, और वहाँ से कपड़ा लेके आती है। और वो आगे नहीं थी, नीलिमा जो है वो दिव्या के पीछे, तो वो पीछे से ही वो जो कपड़ा उसके गले में डाल देती है। भाई जैसे गले में डालती है, नीलिमा के मुंह से चीख निकलने लगती है। ऐसा लग रहा था लाइक किसी को जिंदा अगर जलाया जाता है, इस तरीके की वो आवाज़ आ रही थी। हालांकि इससे दिव्या काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। अब चारों जने उससे जल्दी से पकड़ते हैं, उसे लेके जाते हैं, ठीक है। मंदिर परिसर में पहुंचने के बाद में जो जिस जल से उसे नहाना है उसे पूरी परिक्रमा करवाते हैं। भाई अलग अलग झरनों से निकल के वो आगे जा रही है, चिल्ला रही है, मतलब चिल्ला रही है, अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रही है। झरनों के नीचे से वो लोग निकल रहे हैं। जैसे लास्ट के झरने से वो बाहर निकलती है, एक अजीब सा चमत्कार होता है। जैसे झरने से बाहर निकली, दिव्या जो है वहाँ पे बेहोश हो जाती है। कुछ टाइम बाद में उसे होश आता है और अब वो ठीक हो चुकी है। लाइक वो उठती है तो वो कहती है कि क्या हो गया, मतलब वो जो है क्या हो गया, मैं यहाँ पे कैसे आई। उससे कुछ याद नहीं है। उन्होंने कसम खा ली कि कभी इस तरीके के हॉन्टेड पैलेस पे कभी नहीं जाना है। नीलिमा भी काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा थी, वो काफ़ी माफ़ी मांगती है उससे, लेकिन फ्रेंड्स हैं तो दिव्या उसे माफ़ कर देती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।